Hello everyone. So as you all know, in our last 4 lectures, we had completed 7 subtopic of the main topic population. Right? Now, अब हम इस लेक्चर में आज बात करेंगे the last subtopic which is the 8th one is population interaction. Okay? So ये population जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बिफोर 4 और 5 लेक्चर्स, तो उसके सारे फिर हम सब टॉपिक्स देख रहे थे कि पॉपुलेशन में कौन कौन से चीजें हैं वो अफेक्ट करती है, या तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए होते कभी भी पॉपुलेशन के बारे में जब स्टडी किया जाए तब, राइट। सो उसमें हम आज लास्ट 8 सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि ओबियसली आज के लेक्चर में पूरा सब टॉपिक है ये कवर नहीं हो पाएगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो वी विल कंटिन्यू विद दिस, बट टुडे विल स्टार्ट द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ओके, तो जैसे कि आप नाम ही देख रहे हो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अ पॉपुलेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम और विद इन देम और विद ईच अदर। ठीक है, तो यानी एक ही पॉपुलेशन के अंदर उनके ही सारे इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरेक्शंस कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसे हैं, और दूसरी स्पीसीज के साथ भी, तो यानी इंट्रा एंड इंटर रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे कोई भी स्पीसीज के बारे में, और उसके बारे में फैक्टर्स है वो देखते हैं। ठीक है, Now this topic is very important for the MCQ. As we'll move further, मैं आपको बताऊंगी जैसे कि हम टेबल वगैरह आज देखेंगे, तो उसमें ये मोस्ट टाइम पे है MCQs जो कि पूछे ही जाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो हम जब भी वहां पे पहुंचेंगे तब मैं आपको ध्यान से बताऊंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शंस मीन्स व्हाट। सो हियर वी कैन से द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इंटरेक्ट इन वेरियस वेज, राइट। It may be intraspecific, यानी within the members of a species, or it can be interspecific. It means between the two different species, right? So now, for any species, the animal, or we can say between the animals, they have some minimal requirements. ठीक है, यानी एनिमल से प्लांट से जो भी है वैसे स्पीसीज, उन सबकी कुछ मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती है, right? So for any species the minimal requirements is one more species on which it can feed. तो यानी कि जैसे कि कोई एक स्पीसीज है वो किसी दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड करती है फॉर देयर फूड। ठीक है, सो उनकी मिनिमल रिक्वायरमेंट है कि उनको किसी ना किसी पे तो डिपेंड करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, राइट, सो जैसे कि कोई वेजिटेरियन है तो वो प्लांट की प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। सपोज नॉन वेजिटेरियन है सो दे नीड मीट एंड ऑल, सो दे डिपेंड ऑन सम अदर एनिमल्स, राइट, फॉर देयर फूड। सो दैट इज हाउ कुछ ना कुछ तो हम कोई ना कोई स्पीसीज पे तो कोई ना कोई दूसरे एनिमल से वो डिपेंड करते ही हैं। ठीक है, सो इवन अ प्लांट, यानी जिसको हम बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स, राइट, तो ये जो प्लांट होते हैं उनको भी कोई दूसरी चीजों की जरूरत है। भले ही वो अपना खाना खुद बना ले, पर फॉर मेकिंग द फूड दे नीड इंग्रेडिएंट्स, राइट, जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, क्लोरोफिल है, तो ये सब भी उन्हें चाहिए तो सही, राइट। सो इवन अ प्लांट स्पीसीज which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption. And also for pollination, plant requires animal and insects, right, and birds also. So ऐसा नहीं है कि प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं with the help of sunlight, water and all. So they don't need anyone. They also need some microbes, soil microbes, जो ऑर्गेनिक मैटर होती है उसको सॉइल में तोड़ के, यानी बड़े मॉलिक्यूल से उसको तोड़ के छोटे में कन्वर्ट करे ताकि ये जो प्लांट है वो रूट के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। एज वेल एज दे ऑल्सो नीड सम इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड ऑल फॉर द पॉलिनेशन, राइट, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए उनको क्या चाहिए, सो ये पॉलिनेटर्स चाहिए, यानी जो इस सबको पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर पाए। तो उसमें होते हैं, एक हेल्प करता है विंड है, राइट, एयर इट मीन्स, दूसरा होता है ये इंसेक्ट और बर्ड्स जो कि वहां पे फ्लावर पे आके बैठते हैं और उनके पैरों वगैरह में ये पोलन ग्रेन से वो चिपक जाते हैं और फिर वो दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां पे जाके वो पोलन ग्रेन से वो जर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट को भी किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोड्यूसर्स है तो दे कैन मेक फूड ऑन देयर ओन, बट ऑल्सो फॉर मेकिंग द फूड दे नीड सम other species also, right?
So interspecific interactions arise from the interaction of population of two different species. तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में क्या होता है, दो अलग तरह की स्पीसीज होती है, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप होती है, उसे हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, राइट. दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल. इट मीन्स अभी ये जो इंटरेक्शन है या तो वो फायदे कारक होंगे, राइट, यानी बेनिफिशियल होंगे, या तो फिर कुछ नुकसान कारक होंगे यानी डेट्रीमेंटल होंगे, और न्यूट्रल, ना ही किसी को उसमें फायदा होगा ना ही किसी को नुकसान होगा. सो इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो, यानी नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ. तो ऑब्वियसली कोई भी दो डिफरेंट तरह की स्पीसीज के बीच में कोई भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो या तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो दोनों को फायदा हो रहा हो, या तो दोनों को नुकसान हो रहा हो, या तो एक को फायदा एक को नुकसान, या तो दोनों है वो न्यूट्रल, किसी को फायदा नहीं किसी को नुकसान नहीं, या तो एक को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है और किसी को न्यूट्रल है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. सो दिस आर द पॉसिबिलिटीज जो कि हो सकती है जब भी ये इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप की इंटरेक्शन की बात आती है, तब ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है. सो फॉर दैट असाइनिंग अ साइन, जैसे कि प्लस साइन फॉर अ बेनिफिशियल इंटरेक्शन, यानी जो भी दो स्पीसीज के बीच में कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वहां पे हम साइन यूज करेंगे प्लस की. इट मीन समथिंग एडिंग अप, राइट, यानी फायदा हो रहा है. एंड माइनस साइन फॉर डेट्रीमेंटल, यानी कि अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसमें हम ये माइनस की साइन दिखाएंगे, ठीक है. एंड जीरो फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन, और जीरो या तो ओ कह लो आप अल्फाबेट का, ठीक है, वो हम दिखाएंगे, वो साइन हम यूज करेंगे फॉर द न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए, यानी ना ही किसी को उसमें फायदा हो रहा है ना ही किसी को नुकसान हो रहा है, ठीक है. तो इस तरह की साइन से उसके थ्रू हम स्पीसीज इंटरेक्शन है वो स्टडी करते हैं, ठीक है. नाउ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर एज फॉलोस, यानी अब हम ये टेबल देखेंगे जो कि मोस्ट टाइम पे है फॉर द एमसीक्यू पर्पस एज वेल एज थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो, राइट, ध्यान रखना ये. तो अभी हम देखेंगे कि दो अलग तरह की स्पीसीज है तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कहा किया जाता है और उसमें ये जो रिजल्ट है वो क्या आता है, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ साइंस ओनली वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन. सो मान लो कोई स्पीसीज ए ले रखी है हमने इधर और स्पीसीज बी, ठीक है, तो यानी दो डिफरेंट तरह की स्पीसीज. अब रियलिटी में चाहे वो कोई भी हो, हम पॉसिबिलिटीज इधर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने ए एंड बी नाम दिया है अल्फाबेट. देन विल सी द नेम ऑफ दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन एंड द जनरल रिजल्ट ऑफ दैट इंटरेक्शंस, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो दोनों स्पीसीज में यानी ए और बी में हमने प्लस साइन की हुई है. इट मीन्स व्हाट, तो अगर ऐसी कोई इंटरेक्शन हो दो स्पीसीज के बीच में जिसमें दोनों को फायदा हो रहा हो एक दूसरे से, यानी देखो अब दोनों में हमने प्लस साइन की हुई है, ठीक है, तो उस तरह के रिलेशनशिप को, उस तरह के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, ठीक है. यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इट मीन्स क्या कि दोनों की ओर से फायदा हो रहा है, तो ये म्यूचुअलिज्म उसे बोलते हैं, इस तरह के इंटरेक्शन को जिसमें दोनों को फायदा हो रहा हो, ठीक है. और उसका रिजल्ट क्या आता है, सो फेवरेबल टू बोथ, यानी दोनों को फायदा हो रहा है, इसमें किसी को नुकसान भी नहीं है और न्यूट्रल भी नहीं है, बल्कि दोनों को फायदा हो रहा है. सो रिजल्ट इज दैट. क्लियर. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो हमने दोनों स्पीसीज में माइनस की साइन की हुई है. इट मीन्स दोनों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है. तो इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं कॉम्पिटिशन. तभी आपको पता है जब भी कुछ कॉम्पिटिशन होता है, फाइट होती है, भले ही एक जीत जाए एक हार जाए, बट जीतने वालों को भी लगता बहुत कुछ है, उसको घुमाना भी बहुत कुछ पड़ता है ना. तो अल्टीमेटली देखने जाओ तो कुछ ना कुछ नुकसान ही हो रहा है, ठीक है. सो इससे बोलते हैं कॉम्पिटिशन माइनस. तो अभी जैसे कि आप मान सकते हो कि स्पीसीज के बीच में फूड को लेके कॉम्पिटिशन होता है, तो जो भी एक छीन लेगा फूड उसको मिल जाएगा, दूसरा है वो भूखा रह जाएगा, ठीक है. या और जिसने छीन भी लिया उसको भी कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा ड्यूरिंग द फाइट, राइट. तो ये भी एक तरह से हम देखने जाए तो लॉस ही है अल्टीमेटली, राइट. सो उसमें दोनों को नुकसान हो रहा है, तो इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं कॉम्पिटिशन, और जिसका रिजल्ट क्या है, हार्मफुल टू वन अनदर, ठीक है, यानी नुकसानकारक है दोनों के लिए. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है स्पीसीज ए, यानी किसी एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है तो हमने प्लस की साइन की है. दूसरी स्पीसीज है यानी स्पीसीज बी, उसको क्या हो रहा है, माइनस, तो नुकसान हो रहा है, ठीक है. तो इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रीडेशन, जिसमें एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है. सो हियर द जनरल रिजल्ट इज फेवरेबल टू ए, यानी ए स्पीसीज जो भी है उसको फायदा हो रहा है बट बी को नुकसान हो रहा है, तो प्रीडेशन जिसे हम बोलते हैं, है ना. तो यानी शिकार करना, तो ऑब्वियसली जो शिकारी है उसको फायदा हो रहा है ना, वो शिकार करके किसी को खा जाएगा, बट जिसकी डेथ हो गई
जो शिकार बन गया उसको तो क्या हो रहा है, उसने तो अपनी जान गंवा दी, तो उसको नुकसान हो रहा है। तो इधर एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो इसे बोलते हैं प्रीडेशन। सेम अगेन, एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है यानी प्लस साइन, दूसरी को नुकसान हो रहा है, तो जैसे प्रीडेशन है उसी दूसरा इंटरेक्शन होता है पैरासिटिज्म। तो जैसे कि आप लोगों को पता है बैक्टीरिया वगैरह कुछ पैरासाइट्स होते हैं, राइट, कुछ वायरसेस वगैरह, तो ये सारे क्या है, पैरासिटिज्म मीन्स व्हाट, सो दे सर्वाइव फॉर देयर दे गेन फूड फ्रॉम द अदर होस्ट, यानी वो किसी होस्ट के बॉडी में रह के उसमें से उनके बॉडी का न्यूट्रिशन गेन करके खुद सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पैरासाइट्स, राइट, जैसे कि प्लाज्मोडियम, राइट, तो ये सारे क्या हैं, पैरासाइट्स हैं जो कि खुद अपना खाना नहीं बनाते बल्कि वो किसी होस्ट के बॉडी में जाके उनके सेल्स में जाके उसका न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं और खुद ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, यानी जो पैरासाइट खुद है उनको तो फायदा हो रहा है, यानी एक स्पीसीज को प्लस यानी फायदा हो रहा है, जबकि दूसरी यानी जिसके बॉडी में जाके और न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो उसको तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इसमें डिसीज भी कॉज हो जाते हैं, जैसे कि मलेरिया है ना, तो मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, राइट, तो इस तरह से एक स्पीसीज को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, तो ये दोनों, एक होता है प्रीडेशन जिसमें भी सेम एक को फायदा दूसरे को नुकसान, पैरासिटिज्म उसमें भी सेम एक को फायदा दूसरे को नुकसान, तो इधर जनरल रिजल्ट क्या आएगा, फेवरेबल टू ए, यानी एक को फायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है प्लस एंड जीरो, इट मीन्स एक को फायदा हो रहा है बट दूसरी स्पीसीज को ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, यानी ये न्यूट्रल है, तो इस तरह की रिलेशनशिप को, इस तरह के इंटरेक्शन को दो स्पीसीज के बीच में उसे बोलते हैं कॉमेंसालिज्म, ठीक है, सो हियर द रिजल्ट इज इन द फेवर ऑफ ए, यानी फेवरेबल टू ए, ठीक है, एक को फायदा हो रहा है, उसे बोलते हैं कॉमेंसालिज्म। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटीज है माइनस एंड जीरो, इट मीन्स एक को नुकसान हो रहा है जबकि दूसरे को ना ही फायदा ना ही नुकसान, न्यूट्रल है, उसे बोलते हैं एमेंसालिज्म। एंड व्हाट इज द रिजल्ट, सो रिजल्ट ऑफ दैट इज वन स्पीसीज इज अफेक्टेड, यानी माइनस साइन की है ना हमने, नुकसान हो रहा है, वाइल अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो ये सारे इंटरेक्शन है जो कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, सो दिस आर 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटरेक्शंस, ठीक है, तो ये सारे हमें डिटेल में पढ़ने हैं इस टॉपिक में, तभी हमें 2-3 लेक्चर लगेंगे इस टॉपिक को कवर करने के लिए पूरा। आज हम देखेंगे सबसे पहला वाला जो म्यूचुअलिज्म है वो इन लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, और बाकी के हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर वाइज देखते जाएंगे हम, ठीक है, तो ये सारे हमें डिटेल में पढ़ने हैं कि इसमें किस तरह से इंटरेक्शंस होता है और कैसे ये एक्ट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वी विल स्टडी, ठीक है, क्लियर। तो अभी आपको ये सारे एमसीक्यू के लिए टेबल है वो याद रखना है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि इन द इंटरेक्शन ऑफ म्यूचुअलिज्म व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज, तो आपको ये ऑप्शन देते हैं प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस जीरो, वट एवर, तो आपको ये साइंस भी याद रखनी है, और अगर साइन देकर आपको पूछे कि इफ दिस काइंड ऑफ interactions of the science is there or is present, then what could be the interaction, नहीं तो उसका नाम पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, क्लियर। ओके, तो जो टेबल में हमने पढ़ा है उसी का ये थियोरेटिकल पार्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, सो लेट्स सी क्विकली। इन म्यूचुअलिज्म यानी फर्स्ट जो हमने देखा, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, तो दोनों में उसमें फायदा होता है, यानी हम दोनों स्पीसीज में प्लस की साइन लिखते हैं, राइट, वाइल बोथ लॉस इन कॉम्पिटिशन इन देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, राइट, तो हमने दोनों में माइनस की साइन की हुई थी, ठीक है। नाउ इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स, यानी पैरासाइट एंड प्रीडेटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो क्योंकि पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फायदा होता है और प्रीडेशन में प्रीडेटर जो होता है यानी जो शिकारी होता है उसको फायदा होता है, एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल यानी नुकसानकारक होता है टू द अदर स्पीसीज, जैसे कि होस्ट एंड प्रे रिस्पेक्टिवली, तो यानी जो पैरासाइट जिसके बॉडी में रहता है उस होस्ट को तो नुकसान होता है, और जो प्रीडेटर यानी शिकारी है जो जिसका शिकार करता है यानी प्रे, तो ओब्वियसली उसकी तो जान गई तो उसको भी नुकसान हो गया, तो यानी पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन में क्या होता है, एक स्पीसीज को फायदा होता है जबकि दूसरी स्पीसीज को नुकसान होता है, ठीक है। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड
is called commensalism. And last, in amensalism, on the other hand, one species is harmed whereas the other is unaffected. तो यानी हम माइनस एंड जीरो की साइन है वो देते हैं, यानी एक को नुकसान हो रहा है जबकि दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो न्यूट्रल है. ठीक है. So by this results we can say predation, parasitism and commensalism share a common characteristics which is the interacting species live closely together. यानी इन सब में आप ये तीनों देखोगे अगर डिटेल में, जब जो कि हम देखेंगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कोमेंसालिज्म, ये जो तीनों इंटरेक्शन है, इन तीनों में क्या होता है, दोनों जो स्पीसीज होती है दे लिव क्लोजली टुगेदर. जैसे कि पैरासाइट है तो वो होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, तो दोनों स्पीसीज है वो कैसे एक दूसरे से एकदम नजदीक है, वो अपना लाइफ है वो स्पेंड करते हैं. सेम में मान लो आप प्रीडेशन, तो यानी शिकार करना और शिकारी है ना, तो वो भी नजदीक ही, उनको शिकार करने के लिए नजदीक ही जाना पड़ता है, तो आसपास ही रहेंगे, राइट. तो सेम वे कोमेंसलिज्म, वो भी हम एग्जांपल्स के थ्रू पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं. तो इस तरह से इन तीनों में क्या होता है कि जो दोनों स्पीसीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रहती है. ठीक है, क्लियर. तो ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, ये पॉइंट सारे हैं, तो ध्यान से समझना उसको. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ईच एंड एवरी इंटरेक्शंस, जिसमें आज हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहला था, वो है म्यूचुअलिज्म. ठीक है, जिसमें हमने स्पीसीज ए और बी दोनों में प्लस की साइन की थी, इट मीन्स जिसमें दोनों को फायदा होता है. ओके, तो ये टॉपिक हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन आफ्टर विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. तो ये जो भी सारे टॉपिक हम देखेंगे उसमें मोस्टली एग्जांपल्स है, यानी ईच एंड एवरी एग्जांपल है वो 1 MCQ बन सकता है, तो आपको उस तरह से पढ़ना है. ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू ही हम सारे टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे इसमें. तो इसमें भी म्यूचुअलिज्म में भी, कि किसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, सो नाउ एज यू ऑल नो दिस टर्म लिटरली मीन्स लिविंग टुगेदर. ठीक है, म्यूचुअल यानी लिविंग टुगेदर. दिस इंटरेक्शन कन्फर्म्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज. तो इसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों स्पीसीज को. ठीक है, उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म. ओके, नाउ लेट्स स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ दिस. सो सबसे पहला एग्जांपल है वो हम देखते हैं, जो कि है द हर्मिट क्रैब लिव्स इनसाइड द एम्प्टी गैस्ट्रोपोड सेल. तो जैसे कि आपको पता है कि सी में बहुत सारे शेल्स होते हैं, है ना, पड़े हुए, जो उसमें जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो अगर मर गए हैं कभी, तो जो खाली पड़ा हुआ शेल है वो रह जाएगा, है ना. और उनकी बॉडी जो होती है वो कोई दूसरे एनिमल से वो खा जाते हैं, या तो फिर सड़ के पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट शेल से वो रह जाते हैं, राइट, क्योंकि वो टफ होते हैं. तो ये जो अभी खाले पड़े हुए कहीं भी सेल मिलते हैं हर्मिट क्रैब को, तो ये क्रैब क्या करता है, उस शेल में अपने आप को छिपा लेता है, यानी वो प्रोटेक्टेड रहेगा. तो एक तो ये चीज करता है. अब दूसरा क्या होगा, द सी एनिमोन इज इनहेबिटेड ऑन द शेल. अब दूसरा होता है सी एनिमोन, यानी एक फ्लावर होता है, अभी मैं इमेज दिखाऊंगी आपको. सी एनिमोन क्या है, एक तरह का फ्लावर है जो कि अभी शेल के ऊपर रहता है. ठीक है, उसका ठिकाना, उसका रहना, उसका घर ही वही है. तो शेल के अंदर कौन रह गया, हर्मिट क्रैब. अभी शेल के ऊपर कौन रह रहा है, एक फ्लावर, सी फ्लावर जिसे बोलते हैं, सी एनिमोन, फ्लावर की तरह दिखता है. ठीक है, तो ये अभी उसके ऊपर रह रहा है. तो अभी इससे क्या होगा, देखो. सो द हर्मिट क्रैब इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमीज बाय द स्टिंगिंग सेल्स ऑफ सी एनिमोन. ये जो सी एनिमोन है वो एक तरह से फ्लावर की तरह होता है, तो उसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी पैर जिसको आप बोल सकते हो, तो इस तरह के इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, वो स्टिंगिंग होते हैं. ठीक है, यानी जो नुकीले होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में. तो ये क्या करते हैं, आसपास अगर कोई एनिमल आएगा भी उसको खाने के लिए, क्रैब को या किसी को मारने के लिए, तो इसके जो स्टिंगिंग सेल होते हैं इस फ्लावर के, मतलब फ्लावर तरह का जो ये इंसेक्ट है उसके, तो उससे वो मर जाएंगे. तो उससे क्या हो जाएगा कि ये क्रैब है वो बच गया, क्योंकि उसके ऊपर जो ये हर्मिट क्रैब के ऊपर, यानी जो शेल के ऊपर ये सी एनिमोन रह रहा है, उसके स्टिंगिंग सेल की वजह से दूसरे शिकारी है वो वहां पे नहीं आएंगे. तो उससे क्या हो रहा है, हर्मिट क्रैब है वो बचा हुआ रहे. एक तो उसे प्रोटेक्शन के लिए सेल मिल गया, और उसके ऊपर अभी ये जो सी एनिमोन है वो भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. तो यानी हर्मिट क्रैब को तो फायदा हो रहा है. अब दूसरी चीज है कि इन रिटर्न अभी उस फ्लावर को, जिसे हम बोलते हैं सी एनिमोन को, क्या मिलेगा. सो इन रिटर्न द सी एनिमोन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम
place to place and also get food shared by crab. So अब ये इसको क्या हो रहा है, सी एनीमोन का भी ये खुद चल के नहीं जा सकता है कहीं, तो जैसे ही वो शेल के ऊपर बैठ जाएगा तो क्रेब नीचे चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सी एनीमोन भी ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे क्या हो जाएगा, उसे खाना मिल जाएगा, क्योंकि एक न एक जगह पे रहने से क्या हो जाएगा, उसको फूड है उसकी कमी हो जाएगी। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है तो उसको फूड है वो मिलता रहेगा। एंड मोर ओवर ऑल्सो गेट फूड शेयर्ड बाय क्रेब, और क्रेब का बचा हुआ खाना है जो भी छूट जाता है तो वो भी उसे मिल जाएगा, या तो सी एनीमोन का जो खाना बच जाता है उसमें वो क्रेब को मिल जाएगा। तो ये फूड शेयरिंग भी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा, और एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी मिल गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट बोथ स्पीसीज हियर विल बी बेनिफिटेड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो अभी आपको मैं इमेज दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप होती है। ओके, सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये शेल के अंदर जो ये क्रेब दिख रहा होगा आपको, तो जैसे कि ये क्रेब है, राइट, ऑब्वियसली एज यू ऑल नो, और ये पूरा वाइट कलर का एक शेल है, ठीक है, जिसको हम गुजराती में शंख भी बोलते हैं, है ना। सो अभी उसके अंदर ये छिप जाता है, और ऊपर आप देख रहे होंगे ये फ्लावर लाइक बॉडी स्ट्रक्चर जो है, सी एनीमोन जिसे बोलते हैं। सो ये अभी शेल के ऊपर रहता है। अब क्या होगा, जब भी ये क्रेब है वो आगे बढ़ता जाएगा तो उसके साथ ऑब्वियसली ये सी एनीमोन भी आगे बढ़ता जाएगा, और उसकी ये जो स्टिंकिंग, आप सेल्स इलोंगेटेड देख सकते हो, फिंगर लाइक पैरो लाइक प्रोजेक्शन होता है पैरों के जैसे, तो उससे क्या होता है, दूसरे एनिमल से वो खाने नहीं आएंगे क्रेब को, क्योंकि इससे वो बच के भाग जाएंगे या तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, दोनों को फायदा मिल रहा है, फूड मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है सी एनीमोन का, और क्रेब है वो बच जाता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। सो दैट इज हाउ दिस म्यूचुअलिज्म वर्क्स इन द हर्मिट क्रेब एंड सी एनीमोन। क्लियर ये एग्जांपल आपको? ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे दूसरे एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, द बैक्टीरियम राइजोबियम प्रोड्यूसेस नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके मान लो ये कोई रूट सिस्टम है, ठीक है, इस तरह से, तो उसमें ये क्या बना देते हैं, नोड्यूल्स बना देते हैं इस तरह से, ठीक है, ट्यूमर लाइक दिखता है, तो इस तरह की नोड्स बना देते हैं, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट में। सो और इस नोड में बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम, ठीक है। So the bacteria fix up atmospheric free nitrogen in the nodules in a form of nitrates. तो अभी क्या हो जाएगा, कई बार मान लो ये सोइल में अगर नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आपको पता ही उनमें से एक है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो ना ही न्यूक्लिक एसिड बनेगा यानी डीएनए बनेगा, ना ही कुछ प्रोटीन्स बनेंगे, ना ही कुछ अमाइनो एसिड्स बनेंगे। तो इन सब के लिए नाइट्रोजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली डीएनए के लिए। तो अगर न्यूक्लिक एसिड ही नहीं बन रहा है तो कोई फायदा ही नहीं, नया सेल ही नहीं बनेगा, है ना। तो अगर मान लो सोइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो प्लांट है वो कहाँ से लाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, तो उसको क्या होती है, हेल्प होती है किससे, राइजोबियम बैक्टीरिया से। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस प्लांट के रूट में ऐसे नोड बना के वहां पे रहते हैं, और उनका काम क्या है इस बैक्टीरिया का, तो वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको ग्रास्प करके फिर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में और उसको सॉइल में छोड़ देते हैं। तो अभी सॉइल में ये नाइट्रेट्स है वो घुल जाएगा पानी में, और फिर ये डिसॉल्व नाइट्रेट्स है वो प्लांट है वो अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्लियर? तो इस तरह से प्लांट को क्या मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिल जाता है, किसकी मदद से, राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को क्या फायदा हुआ, सो द प्लांट यूटिलाइजेस दिस नाइट्रेट्स एंड द बैक्टीरिया इन रिटर्न ऑब्टेन शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट। तो बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, एक तो रहने के लिए जगह मिल रही है ना, ये नोड बना के रह रहे हैं, तो एक तो शेल्टर मिल जाता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट में से ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडीमेड। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो आपको देखो एमसीक्यू में इस तरह के कोई एग्जाम्पल देके भी पूछ सकते हैं कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीसीज। ठीक है, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो रहा है। तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इधर हम कुछ 6-7 एग्जाम्पल ही स्टडी करेंगे, बट आपको चाहे कोई भी एग्जाम्पल दे, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है, तो आपको ये साइंस है वो देखनी है, और उसके हिसाब से जो टेबल में हमने लिखा है
उसको आइडेंटिफाई करना है इंटरेक्शन को। तो इधर दोनों को फायदा हो रहा है, इट मीन्स प्लस प्लस, तो प्लस प्लस साइन है तो वो इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म। क्लियर? तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, चाहे आप वो एग्जाम्पल स्टडी किए हुए हों या ना हुए हों, आपको पता होना चाहिए कि इसमें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो होता ही है, तो उससे आपको आइडिया लगाना है कि इसमें फायदा हो रहा है किसी स्पीसीज को, किसी को नुकसान हो रहा है, या तो किसी को न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस हिसाब से आपको इंटरेक्शन है वो डिसाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइकेंस आर फॉर्म्ड ऑफ algal सेल एंड द फंगस। तो आपको पता है जैसे कि algae एंड फंगस, इन दोनों का मिक्सचर हुए उसे बोलते हैं लाइकेंस। ठीक है, तो भी इन दोनों को, algae में से फंगस को क्या फायदा होता है और फंगस को में से algae को क्या फायदा होता है, और ये दोनों जब साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं लाइकेंस। सो द फंगस प्रोवाइड मॉइस्चर एंड मिनरल्स फॉर द algal सेल एंड द algal सेल प्रिपेयर फूड फॉर बोथ बाय फोटोसिंथेसिस। सो एज यू ऑल नो कि algae है उसके पास क्लोरोफिल होता है, तभी वो ग्रीन कलर की होती है, राइट? तो वो खाना बनाएगा क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, सो दे कैन प्रिपेयर द फूड। जबकि फंगस है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, बट वो क्या करते हैं, तो एनवायरमेंट में से मॉइस्चर, मिनरल्स वो सारे एब्जॉर्ब कर करके वो देते हैं इन algae को, और ये algae है फिर वो उनकी मदद से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना देते हैं। तो यानी एक है वो फंगस है वो न्यूट्रिशन देता है, प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है algae को, जबकि algae है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना के देती है फंगस को। तो इस तरह से इधर भी क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है द माइकोराइजा आर एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। तो अभी ये जो फंजाई एंड हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे माइकोराइजा मतलब बोलते हैं कि फंजाई आ जाती है रूट्स के ऊपर। ठीक है, तो वो जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसे बोलते हैं माइकोराइजा। नाउ द फंजाई हेल्प द प्लांट in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in return provides the fungi with energy yield carbohydrates। तो इसमें भी fungi है वो क्या करती है, सो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है प्लांट्स को, जबकि प्लांट है वो खाना बना के रिटर्न में fungi को देता है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, राइट? नेक्स्ट है प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर pollinating their flowers and dispersing their seeds, right? So not only animals, they need birds, they need insects, everything. So plant को जरूरत होती है क्यों, pollination के लिए, और दूसरा है उनके seeds को distribute करने के लिए, disperse करने के लिए, right? तो plant को ये help करते हैं insect जो भी हैं, birds हैं, वो सब किसमें, pollination में, और इन सबको रिटर्न में क्या मिलता है, so in return plants offer nectar and juicy and nutritious fruits for the seed disperser। तो यानी जो सीड डिस्पर्सर होते हैं उनको प्लांट क्या देता है, एक तो फ्रूट देता है, राइट? तो जैसे कि बर्ड्स वगैरह आपको पता ही है फ्रूट्स खाते हैं। दूसरी चीज क्या दे रहा है, नेक्टर, जैसे कि हनी बी, तो ये नेक्टर के थ्रू ही वो क्या हनी बनाते हैं, तो नेक्टर भी देता है ये जो फ्लावर है वो, प्लांट है वो। और इन रिटर्न ये सारे इंसेक्ट वगैरह क्या कर देते हैं, पोलिनेशन, यानी पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इधर भी क्या हो रहा है, प्लांट्स को भी फायदा हो रहा है पोलिनेशन में, और इंसेक्ट वगैरह को भी खाना मिल रहा है, नेक्टर वगैरह मिल रहा है, तो इनको भी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इधर भी दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं अंजीर, राइट? तो ये जो अंजीर के पेड़ होते हैं, फिग ट्रीज जिसे बोलते हैं। नाउ देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पोलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प, अगेन जिसको गुजराती में बोलते हैं भमरी। ठीक है, सो ये जो फिग ट्रीज होते हैं, अभी उसकी एक स्पेशलिटी है कि जितने भी फिग ट्रीज हैं उसमें पोलिनेशन के लिए कोई भी इंसेक्ट है वो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक वास्प की स्पीसीज होती, उसमें भी स्पेशल स्पीसीज, हर एक तरह की वास्प है उस फिग ट्री को पोलिनेट नहीं कर सकती है, सिर्फ एक ही तरह की वास्प की स्पीसीज है वो उस फिग ट्री में, फ्लावर में पोलिनेशन कर सकती है। दैट इज वाई वी रोट हियर 1-to-1 रिलेशनशिप। यानी इस सपोज कोई एक एग्जांपल लेके चले, कोई एक फिग ट्री है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरह की वास्प है, एक ही स्पीसीज है उसकी। मान लो अगर वास्प की 15 स्पीसीज हैं डिफरेंट, ठीक है, तो उसमें से सारी हेल्प नहीं कर सकती है, सिर्फ एक ही तरह की वास्प है वो उसे हेल्प कर सकती है।
ठीक है. सो दिस इज काइंड ऑफ यूनिकनेस, राइट. सो विद द पोलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प, तो ये फिग ट्री है वो अपनी एक स्पेसिफिक वास्प की स्पीसीज होती है, सिर्फ उसी से पोलिनेटेड होते हैं. इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पोलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीसीज एंड नो अदर स्पीसीज. क्लियर. तो उसके लिए स्पेसिफिक वास्प है, सिर्फ उसी स्पीसीज से वो पोलिनेटेड होते हैं. तो चलो ठीक है, वास्प से तो इस फिग ट्री को फायदा हो रहा है पोलिनेशन का. अभी वास्प को सामने क्या मिल रहा है, ठीक है. सो इन रिटर्न द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन oviposition, it means egg lying site, but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larva. ठीक है. तो ये जो वास्प होती है वो क्या करती है, जो डेवलपिंग सीड होते हैं यानी ये जो अंजीर हैं वो बनते हैं, तब क्या करती है उस फ्रूट के अंदर अपने एग्स हैं वो देती है. ठीक है. अपने एग लाई कहाँ पे करती है, इस फ्रूट के अंदर. ठीक है. तो अभी इस एग में से क्या फिर बनेगा, लार्वा बनेगा. ठीक है. तो ये जब लार्वा बनेंगे तो इस लार्वा को न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, जिस फूड के अंदर ये एग लाई किए होते हैं वास्प ने, उसी में से लार्वा बन रहे. तो लार्वा भी अभी फ्रूट के अंदर ही बन रहे, तो उससे क्या हो जाएगा, इस सीड से फ्रूट से इस लार्वा को न्यूट्रिशन मिलेगा और वो ग्रो करेंगे. जब बड़े हो जाएंगे तब वो फ्रूट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फिर तो वो खुद ही अपने आप ही उड़ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं. ठीक है. जब तक वो कैपेबल ना हो, जब तक उनकी विंग्स है वो डेवलप ना हो, तब तक जबकि वो लार्वा के फॉर्म में होते हैं, तब तक वो इस फ्रूट के अंदर रहते हैं और अपना खाना है, न्यूट्रिशन है वो उस फ्रूट में से ही लेते हैं. ठीक है. सो द वास्प पोलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेंसेस by searching for suitable egg laying sites, and for the favor of pollination the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larva. ठीक है. तो रिटर्न में ये जो फिग ट्री है वो अपने सीड्स देते हैं कुछ, यानी जगह देते हैं, एक साइट देते हैं जहां पे उस सीड में, उस फ्रूट में ये जो वास्प है वो अपने लार्वा है यानी एग है वो ले करते हैं, और व्हेन ये जो लार्वा है वो बाहर आएंगे एग में से, तब वो उसी फ्रूट को एज ए फूड यूज करके बड़े होंगे. ठीक है. तो यानी वास्प को भी अपने एग रखने की साइट मिलती है, उसको डेवलप करने में हेल्प मिलती है अपने लार्वा को, और दूसरा है जो फिग ट्री है वो पॉलिनेशन में उसको हेल्प करती है ये वास्प. तो इस तरह से इधर भी दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है. क्लियर. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है. क्लियर. सो दिस इज इट about today's lecture in the first interaction mutualism. ठीक है, जो कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम देख रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे इंटरेक्शन से वो स्टडी करेंगे, सेम वे विद द सम एग्जांपल्स. क्लियर. बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि नेचर में तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो हम सारे कवर नहीं कर सकते हैं. कुछ है वो एक्स्ट्रा किए हुए हैं, कुछ हमने टेक्स्ट बुक के किए हैं, बट दैट इज इट. आपको ये देखना है सिर्फ कि किसी स्पीसीज को दोनों को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज के आंसर देने का. थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो दैट इज इनफ, राइट, मोर देन इनफ, दैट मच एग्जांपल्स. सो क्लियर. ओके, थैंक यू.